हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये सीटेट का सोशल साइंस का 6 to 8 वाला सॉल्व पेपर है। यानी ये सॉल्व पेपर है किस दिन आपका ये एग्ज़ाम हुआ था। तो ये एग्ज़ाम हुआ था 6 फरवरी 2023 को। यानी 6 फरवरी 2023 को ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था वो आपका यहाँ पे सॉल्व पेपर करके दिखाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और 6 to 8 का जो सामाजिक विज्ञान है यानी सोशल साइंस का जो आपका पेपर हुआ था उसका देखते हैं कि उसका पेपर किस टाइप से पूछा गया था। तो आप लोग वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका सोशल साइंस शुरू है। यानी सोशल साइंस का जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ से शुरू है। आपका 60 क्वेश्चन सोशल साइंस में पूछे जाते हैं। यानी सामाजिक विज्ञान में टोटल सीटेट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था? तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका पेशावर और मालवा, दूसरा ऑप्शन है पेशावर और दूसरा दूसरा ऑप्शन है आपका पेशावर और मथुरा, तीसरा ऑप्शन है आपका पेशावर और वाराणसी, चौथा ऑप्शन है आपका पेशावर और उज्जैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए कुषाणों ने पेशावर और मथुरा नामक शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था। कुषाण चीन की यूची जाति की एक शाखा थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल किडफिसेस ने किया था। और कुषाण शासकों में किमडिफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्ठ था। सम्राट कनिष्ठ ने पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर को अपनी पहली राजधानी बनाया। कनिष्ठ ने अपने शासनकाल में 78 ईस्वी में संवत चलाया था, ठीक है। ये पहला पहला क्वेश्चन हो गया आपका। ये दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए, दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से आता है? निम्नलिखित कथनों ए और बी और सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो ए ऑप्शन क्या है? तो पूरा पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपका, इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य, उत्तर पाषाण काल। तो और तीसरा ऑप्शन है आपका, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इस काल के दौरान घटित हुई थी। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल ए और बी, ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर सी केवल सी सही है, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ए बी सी तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी, क्योंकि ये तीनों सही हैं। देखिए कैसे सही हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। भीमबेटका की गुफा चित्र पूरा पाषाण कालीन है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। अतः दिया गया कथन ए बी और सी तीनों सही है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कथनों ए और बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो क्या है इसका आंसर? देखिए पहला है आपका, मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। और दूसरा है आपका कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जीत कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका। इसमें पूछा है ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है परंतु बी गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है परंतु ए गलत है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही हैं, और ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्यों, कैसे, देखिए। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासन अकबर ने 1575 ईस्वी में किया था। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और जिसके जरिए सैन्य और उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसब शब्द का अर्थ है श्रेणी अथवा पद। इस व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। अकबर ने शासन के 40वें वर्ष जात या सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक निर्दिष्ट संख्या में सवार या घुड़सवार बनाए रखने की आवश्यकता थी, इसलिए ए सही है परंतु बी गलत है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में पाए जाते हैं? तो कौन सा स्थान है वो? तो जैसे पहला ऑप्शन है आपका कंधार, दूसरा आपका है मास्की, तीसरा ऑप्शन है टोपराक, चौथा ऑप्शन है कालसी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कैसे? कंधार नामक स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में पाया गया है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर तथा उडमेलोगोलम अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। अशोक को देवानंद प्रिय तथा देवांशी प्रिय उपाधियों से संबोधित किया जाता था या किया जाता है। देखिए नोट में पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इफेक्ट सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता मिली। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पादरी फिट्थिलर ने की थी तथा इनकी संख्या 14 थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, शिलालेख, 14 स्तंभ लेख को 7 भागों में, गुहा लेख, ठीक है।
अशोक के स्तंभलेख केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि में लिखे जाते हैं। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। 12वें अभिलेख शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख हुआ है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, पड़ोसी राजाओं का वर्णन तथा आठविक राजाओं का उल्लेख हुआ है, राज्यों का उल्लेख हुआ है। 5वां क्वेश्चन है आपका, देखिए गोंड राज्य गढ़कड़ंगा में 70,000 गांव थे। इसे उल्लेखित किया गया है, किसमें उल्लेखित किया गया है? तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका उइकाकोंडन उदयर के अभिलेख में, अकबरनामा में, या बुजरंगी नामक ऐतिहासिक कृतियों में, या चौथा है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमाते यानी विलियम मेथवर्ड के वर्णन में। किसमें वर्णन किया गया इसका? तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा बी यानी अकबरनामा में। गोंड राज्य गढ़कड़ंगा में 70,000 गांव थे। इसे अकबरनामा में उल्लेखित किया गया। गोंड एक प्रकार की जनजाति थी जो झूम खेती करती थी। गढ़कड़ंगा एक समृद्ध राज्य था। यहाँ के निवासी जंगली हाथियों को पकड़कर अन्य राज्यों से निर्यात करके बहुत धन अर्जित करते थे। बुजरंगी असमिया भाषा में लिखी हुई ऐतिहासिक कृतियां हैं। अहोम राज्य सभा के पुरातत्व लेखों का एक संकलन बुजरंगी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए 6 क्वेश्चन है आपका, कारण और अभिलेख यानी अभिकथन और कारण बताना है आपको। देखिए तो अभिकथन क्या है? तो स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती थी। और कारण है आपका, कारण देखिए कारण है आपका लिखा है, जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया था। तो सही विकल्प का चयन करें तो सही विकल्प को देखिए ऑप्शन है आपका ए, आपका ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों गलत है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। कैसे? तो पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु भगवान का पर्यायवाची। अब तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बसाई जाती थी, जिससे तात्पर्य निकलता था कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया था। बालभद्र, सुभद्र और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां ताम्रपत्र की पांडुलिपियों में ओडिशा में स्थित थी। 12वीं शताब्दी में गंगवंश के प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में ब्रह्मोत्सव जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनगंभीर तृतीय अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित कर दिया। अतः ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है आपका हो जाएगा। देखिए इसमें भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही नहीं है? अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। तो देखिए क्या कह रहा है ये, बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज्य का प्रतीक बनाया। बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत तरीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया था। और उसके बाद बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था। तो चौथा है आपका, बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ए ऑप्शन है आपका बी और डी, बी ऑप्शन है आपका सी और डी, सी ऑप्शन है आपका ए और बी, और डी ऑप्शन है आपका ए और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी सही है। ठीक है, कैसे? तो देखिए बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वो अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प में। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने बिरसा को 1895 में गिरफ्तार कर लिया और 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे और बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत तरीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया। सफ़ेद झंडा बिरसा का राज प्रतीक था। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का था। बिरसा ने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ कुछ समय भी बिताया। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें और जादू टोना में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया। अब उन्हें बाहर का मानते हुए जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। कथन बी और डी बिल्कुल सही है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए पहला कथन क्या है? पहला कथन है लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी वे उन्हीं, किंतु ए का कारण बी नहीं है। डी ऑप्शन है आपका, ए और बी दोनों सही है तथा ए का कारण बी है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, कैसे? देखिए ए और बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। तो लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई थी। निर्धन परिवारों में आर्थिक कष्ट बना रहता था। कुछ संदर्भों में महिलाएं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचने में से वंचित रहना पड़ता था।
1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसका 2/3 भाग ब्रिटेन में बनता था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन एक पूंजीवादी देश था जहाँ भारत के ही सूत के कपड़े बनते थे और ब्रांड के रूप में भारत में आते थे। इसलिए ए और बी दोनों सही है तथा ए का कारण बी है। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका। नाइन्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला कथन है आपका, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था। और दूसरा है आपका, देखिए दूसरा लिखा है, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। तीसरा है आपका, महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु टैगोर ने इसका समर्थन किया। डी है आपका, टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी क्या कि देखिए बी आपका ऑप्शन है, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया था। तो कैसे किया था? महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया और गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजों की दी जा रही शिक्षा भारतीयों का अपाहिज बना देगी। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर का कथन था कि शिक्षा का सृजनात्मकता के साथ प्राकृतिक परिवेश के साथ जोड़ा जाना चाहिए। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। अतः औपनिवेशिक शिक्षा का दोनों ने विरोध किया, इसलिए यह कथन बिल्कुल सही है। 10वां क्वेश्चन है आपका, प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है? तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, किस समाज सुधारक ने कहा था? श्री नारायण गुरु ने। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या सी सुभाष चंद्र बोस ने, या राजा राम मोहन राय ने। तो ये इसका राइट आंसर आप सभी को पता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने कहा था। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। ये कथन प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के साथ जुड़ी हुई है। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्हें बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा इत्यादि का भरपूर विरोध किया था। ठीक है, इसके बाद है आपका 11वां क्वेश्चन। आपका 11वां क्वेश्चन क्या है? देखिए, भारत के, यानी 11वां क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन का मुख्य ध्यान दिया था? तो देखिए, कौन से मतलब संगठन ने दिया था? सनातन धर्म सभा ने, या बी एशियाटिक सोसाइटी ने, या सी भारत धर्म महामंडल ने, या सत्यशोधक समाज ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। कैसे? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी सत्यशोधक समाज ने। तो देखिए, भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जातियों के लोगों को विमुक्त करना था। इस समय ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। 12वां क्वेश्चन है आपका। 12वां क्वेश्चन देखिए है, टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़े, सही उत्तर चुने। तो कथन ए क्या है आपका? अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। बी है आपका, उसमें अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया था। तो राइट आंसर देखिए इसमें क्या है? ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, ए गलत है किंतु बी सही है। तीसरा ऑप्शन है आपका, दोनों ए और बी दोनों सही है। चौथा ऑप्शन है आपका, दोनों गलत है, यानी ए और बी दोनों गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है। कैसे? तो देखिए, अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। प्रथम आलम मैसूर युद्ध यानी 1767 से 1769 में हैदर अली विजयी हुआ। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ। मैंगलोर के साथ, यहाँ देखिए, मैंगलोर की संधि द्वारा टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर दिया। टीपू ने हमेशा अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। उन्होंने 1787 में यादशाह की उपाधि धारण की थी। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष लगवाए, जो ये प्रतीक थे कि वो अंग्रेजों के अधीन नहीं है। टीपू स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहने लगा। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आलम मैसूर यानी 1799 के दौरान श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। अतः ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है आपका, यानी 13वां क्वेश्चन क्या है? पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए ओ हयूम, या बदरुद्दीन तैयबियत, और या रोमेश चंद दत्त, या दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। कैसे? पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत के
अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। यह एक भारतीय राजनीतिक नेता, व्यापारी तथा विद्वान लेखक थे। यह 1892 से 1895 के बीच पिसनरी सेंट्रल का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबर्टी पार्टी के सदस्य भी रहे थे। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 क्वेश्चन में क्या है, किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। तो कौन कौन से देश थे उसमें गुटनिरपेक्ष के जो हिस्सा थे। तो पहला ऑप्शन है आपका भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना या मिस्र। बी ऑप्शन है आपका भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या स्पेन। तीसरा ऑप्शन है आपका भारत, रूस, पोलैंड, हंगरी या रोमानिया। चौथा ऑप्शन है आपका भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या चीन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए यानी भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र। तो कैसे, तो देखिए पहला ऑप्शन आपका सही है, भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र, इन सभी देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM की स्थापना औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई थी। यह एक दौर था जब नए नए देश औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हो रहे थे। सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। 15 क्वेश्चन है आपका लास्ट, यानी 15 लास्ट क्वेश्चन है आपका, और अगला आपका करवाया आगे जो 15 क्वेश्चन है आपका वो नेक्स्ट पार्ट में करवाया जाएगा। यानी ये 60 क्वेश्चन का आपका जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में आपका 15 करके करवाया जाएगा। तो 15 क्वेश्चन आपका यहाँ आज कंप्लीट हो रहा है और 15 क्वेश्चन आपका कल के वीडियो में करवाया जाएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन क्या है। तो 15 क्वेश्चन है आपका, इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों ग्रहों के कौन से ग्रह में छल्ले होते हैं। तो देखिए बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन नंबर A B C या ऑप्शन नंबर B A B D और ऑप्शन नंबर C हो जाएगा A C D और ऑप्शन नंबर D हो जाएगा आपका B C D। तो आपको बताना है कि ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं, किस ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो देखिए A आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी A यानी बृहस्पति, शनि और यूरेनस में आपके छल्ले होते हैं। देखिए बृहस्पति, शनि, यूरेनस इन सभी ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। बृहस्पति ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है। बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या 95 है। बृहस्पति का उपग्रह गैमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और देखिए शनि, इस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, इसकी संख्या 7 होती है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन कहलाता है। और अरुण यानी यूरेनस जो है, तो देखिए यूरेनस का होता है, इस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। इसके चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यह अपनी धुरी पर अधिक झुका हुआ यानी 97.8 अंश होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पे आपका ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट आपका जो 15 क्वेश्चन है वो अगले नेक्स्ट पार्ट में आपका कंप्लीट होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।